Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our another lecture on the topic of pharmacokinetics of IV infusion. We have covered up till now here the time to reach for the steady state concentration. कि कितना टाइम लगेगा steady state concentration को रीच करने में, जो हमने ये बात की थी कि हम इन वैल्यूज़ को स्पेशली 99% स्टडी स्टेट को 6.65 टी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ड्रग की हाफ लाइफ को 6.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी देर में, कितने घंटों में या कितने दिनों में स्टडी स्टेट ड्रग का अचीव हो जाएगा. नाउ an increase in the infusion rate will not shorten the time to reach the steady state drug concentration. अगर हम रेट ऑफ इन्फ्यूजन बढ़ाएं तो उससे ऐसा नहीं होगा कि टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो शॉर्ट हो जाए, यानी जल्दी अचीव हो जाए, बल्कि इफ़ द ड्रग इज़ गिवन एट मोर रैपिड इन्फ्यूजन रेट ए हायर स्टेडी स्टेट लेवल विल बी ऑब्टेन्ड बट द टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट विल बी द सेम. अगर हम हायर रेट से ड्रग को इन्फ्यूज़ करेंगे तो टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट वही रहेगा, लेकिन जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी. जैसे कि यहाँ पे फिगर 6.3 में दिखाया गया है कि प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व फॉर आईवी इन्फ्यूजन गिवन एट ए रेट ऑफ 2 आवर एंड 2 आवर. ठीक है, यानी आर जब रेट ऑफ इन्फ्यूजन आर था और जब डबल किया गया तो फिर जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन थी वो यहाँ पे बनी, लेकिन ये स्टडी स्टेट अचीव होने का जो टाइम है वो दोनों का सेम रहेगा, यानी कितनी देर में ये स्टडी स्टेट अचीव होगा वो दोनों का सेम रहेगा. हाँ, ये अलग बात है कि स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जो होगी वो इन्फ्यूजन रेट बढ़ाने से ऊपर चली जाएगी, यानी प्लाज्मा लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा. दिस इक्वेशन में ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग अप्रोच. एट स्टडी स्टेट द रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन. इस इक्वेशन को या सिचुएशन को हम यहाँ से भी, इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि क्योंकि हमें मालूम है कि स्टडी स्टेट में रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन. देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 0. जब स्टडी स्टेट होगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं आर अपॉन वी डी, डी सी पी बाई डी टी आर अपॉन वी डी, जो कि इन्फ्यूजन रेट है और ये एलिमिनेशन रेट है, यानी ये रेट इन है, ये रेट आउट है. तो फिर अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, रेट इन रेट आउट, वो 0 आएगा. किस वक्त? जब स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन होगी. और स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होती है? सी पी इज इक्वल टू आर अपॉन के वी डी. ये हमने यहाँ पे देखा था ना, सी पी इज इक्वल टू आर अपॉन के वी डी. इस के को हम उधर ले आए, ठीक है, तो ये आर अपॉन वी डी हो जाएगा और यहाँ पे सी पी इंटू के हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि ये के सी पी और आर अपॉन वी डी. ठीक है, और दोबारा फिर वही इक्वेशन आ गई, सी पी एस एच यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू आर अपॉन वी डी के या के वी डी, जो कि एक स्टेडी स्टेट की कंसंट्रेशन की इक्वेशन है. दिस इक्वेशन 6.6 इज़ द सेम एज इक्वेशन 6.5. 6.5 जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, ये सी पी एस एस इज इक्वल टू आर अपॉन के वी डी या आर अपॉन सी एल. अच्छा, सो दैट शोज दैट द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन सी एस एस डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट एंड इन्फ्यूजन रेट. यानी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है जो वो डिपेंड कर रही है आर पे, वी डी पे यानी रेट ऑफ इन्फ्यूजन पे, वी डी यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, और के यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट पे. ऑल्टरिंग एनी वन ऑफ दीज फैक्टर कैन अफेक्ट द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन. इसमें से कोई भी फैक्टर आप चेंज करते हैं तो उससे जो होगा वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी. लाइक फॉर एग्जांपल आर, तो सी एस एस चेंज होगा, जैसा कि आपने यहाँ देखा इस डायग्राम में कि जब आर जो था वो कम था तो स्टेडी स्टेट यहाँ अचीव हो रही थी, यानी ये लेवल था. सपोज दैट हम अज्यूम करते हैं कि ये है 15 माइक्रोग्राम पर एम एल या 15 मिलीग्राम पर लीटर और ये है 30 मिलीग्राम पर लीटर. तो जब आपने आर डबल किया तो ये भी डबल हो गया, यानी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन भी डबल हो गई, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है. वी डी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है, वी डी कम होगा तो सी पी एस एस बढ़ जाएगा, वी डी ज़्यादा होगा तो सी पी एस एस कम हो जाएगा. इसी तरीके से के से भी है, यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट. अगर एलिमिनेशन जो होगी वो कम हो जाएगी तो सी एस एस ऊपर चला जाएगा.
ठीक है, यानी ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, और एलिमिनेशन बढ़ जाएगी तो CSS कम हो जाएगा, यानी इनवर्स रिलेशनशिप मौजूद है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एन एंटीबायोटिक हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 लीटर, ठीक है, एक एंटीबायोटिक है जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी VD 10 लीटर है, एंड ए K यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज 0.2 पर आवर। एट ए स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन विच इज़ 10 माइक्रोग्राम पर ml इज डिज़ायर, यानी जो CPSS आपको चाहिए वो 10 माइक्रोग्राम पर ml चाहिए। द इन्फ्यूजन रेट needed to maintain this concentration can be determined as follows from equation 6.6, यानी इसी इक्वेशन से आपने, अच्छा अब वो कह रहा है कि इसमें जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपको 10 माइक्रोग्राम पर ml चाहिए, या उसको आप ये भी कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना 10 माइक्रोग्राम पर ml, इसको आप 10 मिलीग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रोग्राम को जब आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और ml को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1000 से कैंसिल हो गया, और ये जो आंसर होगा वो सेम रहेगा, यहाँ यूनिट चेंज हो जाएगी और ये कहलाएगा फिर मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, तो ये वही रहेगा 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो वो ये कह रहा है कि हमें CPSS 10 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए, और उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर है, और K की वैल्यू 0.2 है, तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। इसको पूछ रहा है वो कि R क्या होगा, तो ये VD के इधर आ जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई होंगे, और वही हो रहा है यहाँ पे R इज इक्वल टू VD के CSS। यहाँ पे इन्होंने 10 की वैल्यू रखी, ठीक है, CPSS, VD की 10 की वैल्यू इसकी ज़रूरत नहीं है, और K की वैल्यू रखी, द आंसर इज़ 20 मिलीग्राम पर आवर, यानी अगर आप 20 मिलीग्राम पर आवर R रखते हैं यानी रेट ऑफ इन्फ्यूजन, तो फिर ड्रग की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होगी 10 मिलीग्राम पर लीटर या 10 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। अज्यूम द पेशेंट हैज़ ए यूरिमिक कंडीशन, अज्यूम करते हैं कि पेशेंट की यूरिमिक कंडीशन है, यानी किडनी फेलियर में जा रहा है। एन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हैज़ डिक्रीज थ्रू 0.1 पर आवर, और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कम होकर 0.2 से 0.1 पे पहुंच गया है। सो to maintain the same steady state concentration of 10 microgram per ml, we must determine the new rate of infusion। अब हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ K की वैल्यू चेंज की, यानी उसकी जगह 0.1 रख दिया। तो अब जो अब कैलकुलेट होके आया वो आया 10 मिलीग्राम पर आवर, यानी अगर इसका एलिमिनेशन रेट का स्टेट कम हो गया, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो है वो कम हो गया, यानी डिक्रीज हो गई एलिमिनेशन, तो रेट ऑफ इन्फ्यूजन भी उसी लिहाज से कम हो गया, यानी पहले आप 20 मिलीग्राम पर आवर दे रहे थे, तो अब ड्रग जो जा रही है वो 10 मिलीग्राम पर आवर जा रही है। सो व्हेन द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस, द इन्फ्यूजन रेट मस्ट बी डिक्रीज प्रोपोर्शनली या प्रोपोर्शनेटली टू मेंटेन द सेम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, यानी अगर आपको सेम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है, जो कि यहाँ पे 10 था, तो फिर आपको जिस लिहाज से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कम हो रहा है उसी लिहाज से रेट ऑफ इन्फ्यूजन भी कम करना पड़ेगा। हाउएवर, बिकॉज द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज स्मॉलर, दैट इज T12 इज लॉन्गर, द टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन विल बी लॉन्गर, और एलिमिनेशन हाफ लेस जितनी बढ़ती चली जाएगी तो फिर टाइम टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो होगा वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा, जैसा कि यहाँ से इन तीनों फार्मूलों से जाहिर है, क्योंकि जब T12 बढ़ेगी तो भी 6.65 बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर वो टाइम जो होगा वो ज़्यादा दे रहा होगा, यानी ज़्यादा टाइम में जो होगा वो फिर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होगा। अच्छा जनाब, अब एन इनफाइनेटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ नीडेड टू रीच स्टेडी स्टेट लेवल, ये हम बात कर चुके हैं कि इन्फिनिटी टाइम पर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है। हाउएवर, इन प्रैक्टिस इट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल टू रीच 99% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ठीक है, आमतौर पे हम ये 99% को कंसिडर करते हैं कि ये ही स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कंसिडर की जाती है, क्योंकि 100% का फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। सो द इक्वेशन 6.6 वी नो दैट द स्टेडी स्टेट लेवल, देखिए स्टेट CPSS इज इक्वल टू R/VD के, ठीक है, ये इक्वेशन हुई, एंड 99% स्टेडी स्टेट लेवल विल बी इक्वल टू 99% R/KVD, ठीक है, यानी 99% स्टेडी स्टेट, जब हम 99% की बात कर रहे हैं
तो फिर हमने CPSS की जगह, क्योंकि CPSS इजिकल टू R अपॉन KVD है, तो CPSS की जगह पे हम R अपॉन KVD लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6.2, ठीक है, वी कैन फाइंड एंड टाइम नीडेड टू स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, दैट इज 99% R अपॉन KVD इज इक्वल टू R अपॉन VD के 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT। यानी ये जो इक्वेशन है 6.2, इक्वेशन 6.2 पे हम चलते हैं, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं और टाइम इन्फिनिटी रख के कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, यानी CPSS। तो यहाँ पे हम रखेंगे 99% R अपॉन KVD, जो कि हमने वहाँ पर ड्राइव किया हुआ है, और इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और यही हमने किया है यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व किया, R अपॉन KVD से R अपॉन KVD कैंसिल हो गए दोनों साइड पे, बच गया मेरे पास 99% इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT। ठीक है, ये वैल्यू बच गई क्योंकि R अपॉन KVD से R अपॉन KVD कैंसिल हो गए। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि ये 99% का मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं % से हटाऊँ तो 100 लगाना पड़ेगा। 100 का मतलब हो जाएगा ये यानी 100 का मतलब हो जाएगा 0.99, यानी 100 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 0.99 हो जाएगा। ठीक है, और इधर है मेरे पास 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि ये एक्सपोनेंट की वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ और ये 1 को यहीं छोड़ देता हूँ, तो ये 1% है। तो जब मैंने क्या किया कि ये 99% इधर होके, यानी ये कि ये यानी 1 माइनस 0.99 हुआ, तो ये आ गया 0.01। ठीक है, तो जब मैं इसका नेचुरल लॉग लूँगा, देखें वही आ गया ना 0.01। ठीक है, यानी मैंने क्या किया एक्चुअली, जब मैंने 100 से इसको डिवाइड किया तो ये 0.99 हो गया, और इधर क्या था 1, यानी एक्चुअली मैंने क्या किया, जब ये 0.99 हो गया तो ये हो गया 0.99 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT। ठीक है, उसके बाद ये माइनस की वैल्यू जब ये मैं इसको इज इक्वल टू के इस साइड पे लेकर आया तो ये प्लस का हो गया एक्सपोनेंट माइनस KT, और ये क्या हुआ 1 और फिर ये 0.9, 1 माइनस 0.99। ठीक है, 1 माइनस 0.99, 1 माइनस 0.99 क्या होगा 0.01। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू, तो अब फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, एक्सपोनेंट माइनस KT इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस KT इज इक्वल टू 0.01। जब ये 0.01 आ गई तो फिर मैंने अब नेचुरल लॉग लिया। जब नेचुरल लॉग लूँगा तो ये एक्सपोनेंट हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ KT रह जाएगा, और इधर नेचुरल लॉग आ जाएगा 0.01 का। ठीक है, तो जब मैंने नेचुरल लॉग लिया 0.01 का, उसकी वैल्यू आई जो भी आई, फिर उसके बाद उसको इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो फिर मेरे पास फाइनली ये वैल्यू आ गई ड्राइव होके, यानी 99% पे से फाइनल वैल्यू आई 6.65 पे, क्योंकि ये जो K होगा ना यहाँ पर K को मैं क्या करूँगा, इसको T½ से रिप्लेस करूँगा, यानी T½ के फार्मूले से, क्योंकि K इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या होगी 0.693 डिवाइडेड बाई T½ तो जब T½ फिर ऊपर आ जाएगा और जब ये सॉल्व होके फाइनली आएगी, ड्राइव होके आएगी, तो फिर ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। मैं इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अच्छा, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम अभी इस इक्वेशन को लेकर आते हैं। पहले मैं ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पर कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन 99% इज इक्वल टू 99% इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT। ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन वही हो गई ना। अच्छा, अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो 99 है इसको क्या किया, इसको जो है वो 99 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, और यही वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, अच्छा, अगले स्टेप में फिर क्या हुआ
ये हो गया 0.99 इज इक्वल टू सेम वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि ये इज इक्वल टू को उठा के मैं लेकर गया इक्वेशन के दूसरी तरफ। ठीक है, तो वहाँ पे आके ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद फिर मैंने इज इक्वल टू का साइन लगाया। ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस 0.99। ठीक है। अच्छा, अगले स्टेप में क्या हुआ कि ये इक्वेशन हो गई, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन हो गई, जब मैंने 1 माइनस 0.99 किया तो ये हो गई 0.01। ठीक है। अच्छा, इसके अगले स्टेप में मैंने फिर नेचुरल लॉग लगाया, ln लगाया, तो यहाँ पे जो ये साइड है ये हो जाएगी माइनस KT इज इक्वल टू ln 0.01। ठीक है। अच्छा, इधर क्यों, इधर जो होगा ना ln, वो एक्सपोनेंट को ख़त्म कर रहा है। ठीक है। अब जब मैंने ये वैल्यू लगाई ln 0.01, अच्छा, जब मैंने इसका नेचुरल लॉग निकाला तो अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई इस तरह से कि नेचुरल लॉग इसका आया माइनस 4.605। ठीक है। अब ये देखें, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये माइनस एक दूसरे से ख़त्म हो गए, तो आखिर में मेरे पास बचा KT इज इक्वल टू 4.605। अच्छा, उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अच्छा, ये K जो होगा स्मॉल k होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, मुझे निकालना है टाइम टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 4.605 डिवाइडेड बाय K, यानी ये K जो होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। उसके अगले स्टेप में फिर क्या होगा, टाइम टू अचीव स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू 4.605 डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ। ठीक है। ये होगा T हाफ। ठीक है। तो अब क्या होगा, क्यों, बिकॉज के जो होता है ना वो बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ के। तो हमने के की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि के जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 0.693 बाई T हाफ। तो अच्छा, अब एज ए रूल ऑफ मैथमेटिक्स TSS इज इक्वल टू, ये हुआ T हाफ। ठीक है, T हाफ एंड 4.605 डिवाइडेड बाय 0.693। ठीक है। अब जब आपने 4.605 को 0.693 से डिवाइड किया, द आंसर इज 6.65 इज इक्वल टू T कंट्रोल C 6.645, ये आया आंसर। तो फाइनली ये इक्वेशन वही आ गई कि टाइम टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, और ये 99% पे हम कर रहे थे ना, 99% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा 99% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन 99% steady state concentration. अच्छा, 6.645 means almost 6.65 और multiply by T half. ठीक है। तो टाइम टू अचीव 99%
इज इक्वल टू 6.65 टी हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। तो ये इक्वेशन इस तरह से ड्राइव हो गई, और यहाँ पे ये जो फाइनली ये इक्वेशन आ रही है, टाइम टू अचीव 99% स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू 6 टी हाफ, ये इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई है। नाउ नोटिस दैट इसी तरीके से ये बाकी इक्वेशन भी ड्राइव हुई हैं, यानी जब 95% रखा था यहाँ पे, यानी 0.95, तो ये आया होगा 0.05। ठीक है, तो फिर इसको जब सॉल्व किया होगा तो फाइनली ये वैल्यू आई होगी 4.32, और जब ये 90% रखा होगा, यानी जब ये वैल्यू ln.1 लिया होगा और फिर 0.693 से उसको सॉल्व किया होगा, तो फिर फाइनल वैल्यू मेरे पास आई होगी 3.32 टी हाफ। तो इस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। नाउ नोट दैट इन इक्वेशन डायरेक्टली अबव, टाइम नीडेड टू रीच स्टेडी स्टेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ इन्फ्यूजन बट ओनली द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। लिहाजा टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो है उस ड्रग की हाफ लाइफ पे, यानी रेट ऑफ इन्फ्यूजन से ताल्लुक़ नहीं है, बस हाफ लाइफ से ताल्लुक़ है। Using similar calculation, the time needed to reach any percentage of steady state drug concentration may be obtained from टेबल 6.1। ये जो टेबल 6.1 है, इस फार्मूले से आप एनी जो है वो, यानी 90%, 95% या 99% जो है उस ड्रग का कितनी देर में अचीव होगा, वो इस फार्मूले से, यानी इसको सेफ्टी हाफ से मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। IV infusion may be used to determine the total body clearance। ठीक है, बॉडी क्लियरेंस क्या है? If the infusion rate and steady state are known as in the equation, यानी वो ये इक्वेशन है, ये देखें, CPSS is equal to R upon VD के, अब R पता है, CPSS पता है, तो VD के इधर आ गया, CPSS नीचे आ गया, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये VD के CLT के बराबर होता है, तो हमें क्लियरेंस उस ड्रग की पता चल जाएगी, बिकॉज टोटल बॉडी क्लियरेंस इज इक्वल टू VD के, तो हमने इस VD के की जगह CLT यानी क्लियरेंस रख दिया। नाउ ए पेशेंट वॉज गिवन, अब एक न्यूमेरिकल है, ए पेशेंट वॉज गिवन एन एंटीबायोटिक विद अ टी हाफ 6 आवर, उसकी हाफ लाइफ है 6 आवर, बाय कॉन्स्टेंट IV इन्फ्यूजन एट ए रेट ऑफ 2 मिलीग्राम पर आवर, यानी R जो है उसका क्या है, 2 मिलीग्राम पर आवर। एट द एंड ऑफ 2 days, 2 दिन के बाद, द सीरम ड्रग कंसनट्रेशन वॉज 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, उसकी जो कंसनट्रेशन थी वो 2 दिन के बाद इतनी थी। कैलकुलेट द टोटल बॉडी क्लियरेंस CLT फॉर दिस ड्रग। तो अब ये देखें कि यहाँ पर मौजूद है सारी चीज़ें, R मौजूद है, ठीक है, CPSS मौजूद है जो कि 10 मिलीग्राम पर लीटर है। तो क्या किया इन्होंने, वही इक्वेशन लगाई, CLT इज इक्वल टू R अपॉन CSS, R 2 मिलीग्राम पर आवर, CPSS 10 मिलीग्राम पर लीटर, इसको सॉल्व किया तो क्लियरेंस CLT कितनी आई, 200 ml पर आवर। सो द टोटल बॉडी क्लियरेंस में बी एस्टिमेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। द सीरम सैम्पल वॉज टेकन आफ्टर 2 days, मीन्स 48 आवर ऑफ द इन्फ्यूजन, व्हेन द टाइम रीच टू represent 8 into T half, that is the serum concentration is at steady state। क्योंकि देखें इसकी जो T half है वो क्या है, 6 आवर है, और 6 आवर का मतलब क्या हुआ कि टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट कब अचीव होगा, ठीक है, 6.65 into 6, that is 39.9 आवर। ठीक है, जबकि ये तो 48 आवर है, तो यानी स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका होगा। तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन यही है, 10 मिलीग्राम पर लीटर, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमने कैसे पता किया कि ये स्टेडी स्टेट है, वो इस तरीके से इसकी हाफ लाइफ दी हुई है 6 आवर। हमने क्या किया कि 6 आवर को इस 6.65 से मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 39.9 आवर, यानी 40 घंटे समझ लें। ठीक है, 40 घंटे, लेकिन ये तो कंसंट्रेशन बता रहे हैं 2 दिन के बाद की, यानी 48 आवर की, तो 40 घंटे से ऊपर हो गया, यानी 2 दिन 48 घंटे बनते हैं। इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन जो है वो दरअसल स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, और यहाँ हमने ये इसकी क्लियरेंस मालूम कर ली इस फार्मूले से, जो कि आ रही है 200 ml पर आवर। तो ये हमारे पास मेथड है या मेथडोलॉजी है जिसके ज़रिए हम इस ड्रग की क्लियरेंस मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से, CLT इज इक्वल टू R अपॉन CSS। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशंस भी यहाँ पर कर दी। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज इन्फ्यूजन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग पेशेंट एलिमिनेशन हाफ लाइफ।
इन्फ्यूजन मेथड से आप पेशेंट की एलिमिनेशन हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द CP वर्सेस टाइम रिलेशनशिप दैट अकर ड्यूरिंग IV इन्फ्यूजन एज मेंशन इन इक्वेशन 6.2 मे बी यूज टू कैलकुलेट द K, यानी उसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 6.2 है जो हम पहले देख चुके हैं, CP = R/KVD 1 - एक्सपोनेंट - KT, इससे हम K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और इनडायरेक्टली द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग इन ए पेशेंट, यानी जो T हाफ है, हाफ लाइफ, उससे भी K निकाला जा सकता है। Some information about the elimination half-life of a drug in the population must be known, or 1 or 2 plasma sample must be taken at a known time after infusion. अगर आपको K मालूम करना है इससे, तो फिर आपको किसी 2-3 जो मुख्तलिफ टाइम की प्लाज्मा कंसनट्रेशन पहले मालूम करनी पड़ेगी, यानी ब्लड सैंपल लेके। Knowing the half-life of general population helps determine if the sample is taken at a steady state in patient. The significant calculation of 6.2 can be solved by the equation. तो अगर इसके अलावा अगर हमें स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन भी पता है तो भी हम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से कि CPS = R/KVD। अच्छा, हमें स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पता है, R पता है ड्रग का, VD पता है, तो K मालूम हो जाएगा। नाउ इस इक्वेशन को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो द आंसर इज, यानी देखें ये हम ये कह रहे हैं CP = R/KVD 1 - एक्सपोनेंट - KT एंड R/KVD = CPSS। तो इसकी जगह पे मैं CPSS को रख दूंगा, वही किया मैंने, ये CP = CSS 1 - एक्सपोनेंट - K टॉप। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको सॉल्व किया। वो किस तरीके से, पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, CPSS 1 सा CPSS, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर इसका LCM लिया, फिर लॉग लिया, और एक साइड पे ये KT/2.303, और इस इक्वेशन को ड्राइव करके यूँ लेकर आया, ठीक है। अब क्योंकि लॉग लिया है तो यहाँ पे 2.3 आएगा। तो इस फार्मूले से, यानी अगर मुझे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पता हो और उससे पहले की कोई कंसंट्रेशन पता हो ड्रग की, ठीक है, यानी स्टेडी स्टेट अचीव होने से पहले की कोई कंसंट्रेशन जिसका टाइम ये होगा, ठीक है। एक तो स्टेडी स्टेट हो जाएगी, एक बिफोर अचीविंग स्टेडी स्टेट एट टाइम T की कंसंट्रेशन ली मैंने और इसमें वैल्यू पुट की और K निकाल लिया, ठीक है। वेयर CP इज़ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टेकन एट टाइम T, यानी ये CP क्या है, एट टाइम T की कंसंट्रेशन, एंड CSS इज़ द स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ द पेशेंट। जब हमारे पास ये वैल्यूज़ होंगी, ये इस टाइम की प्लाज्मा कंसंट्रेशन, हमें टाइम मालूम होगा कि उस पर CP कितनी थी, स्टेडी स्टेट डाली और K की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो इस तरीके से हम जो है वो ड्रग की जो है वो K की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। एन एंटीबायोटिक हैज़ एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ 3 to 6 आवर इन जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। जनरल पॉपुलेशन में एक एंटीबायोटिक है, उसकी हाफ लाइफ जो है वो 3 to 6 आवर है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ इज़ 3 to 6 आवर। ए पेशेंट वॉज गिवन IV इन्फ्यूजन ऑफ एन एंटीबायोटिक एट एन इन्फ्यूजन रेट ऑफ 15 mg/h। तो हमने वो एंटीबायोटिक दी IV इन्फ्यूजन के ज़रिए और उसका इन्फ्यूजन रेट यानी R रखा 15 mg/h। ब्लड सैंपल्स वर टेकन एट 8 आवर एंड 24 आवर। 8 घंटे के बाद ब्लड सैंपल लिया और 24 घंटे के बाद ब्लड सैंपल लिया। एंड प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन वर 5.5 एंड 6.5 mg/L, यानी 8 घंटे के बाद जब आपने ब्लड सैंपल लिया तो उस वक्त जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी वो 5.5 mg/L थी, और जब 24 घंटे के बाद लिया तो उसकी कंसंट्रेशन थी 6.5 mg/L। तो अब एस्टिमेट द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इन दिस पेशेंट, यानी इसकी T हाफ मालूम करें एग्जैक्ट इस पर्टिकुलर पेशेंट में। इसने तो रेंज दी हुई है ना 3 से 6 घंटे की, लेकिन इस पेशेंट में इसकी हाफ लाइफ क्या होगी वो मालूम करनी है। तो उसको इसी फार्मूले से मालूम करेंगे कि जो आपको 2 वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, ये फार्मूला जो है, ठीक है। पहले हम K निकाल लेंगे और K के बाद T हाफ निकाल लेंगे। सो बिकॉज द सेकेंड प्लाज्मा सैंपल वॉज टेकन एट 24 आवर, so 24 divided by 6, 4 half life after infusion. So the plasma drug concentration in this sample is approaching the 95% of the steady state concentration. क्यों? क्योंकि जो 4 आवर है उस पर तकरीबन 95% जो है वो steady state concentration अचीव होती है। So by using this equation,
So by using this equation, t half at 6 hour, by substituting in equation log 6.5 divided by 6.5, यानी ये स्टडी स्टेट 95% ली, और CP ली जो कि कौन से टाइम की थी, 8 आवर की थी, ठीक है, ये 6.5.5 और टाइम की जगह 8 आवर लिखा ये, ठीक है, और K को हमने ये 8 आवर इधर आ गया, 2.3 इधर आ गया, इसको कैलकुलेट किया इस फार्मूले को, तो फाइनली मेरे पास कैलकुलेट होके K की वैल्यू आई, यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकल कर आया 0.234 पर आवर। और फिर उस मैंने टी हाफ का फार्मूला लिखा यानी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू पुट की जो कि क्या थी 0.234, और फिर 0.693 डिवाइडेड बाई 0.234, और इस ड्रग की हाफ लाइफ निकाल ली जो कि आई इस पेशेंट में, इस एंटीबायोटिक की हाफ लाइफ है 2.96 आवर। So this is calculated like this. अच्छा, इसके बाद इसका जो फर्दर कैलकुलेशन है या जो फर्दर प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।